Assalamu alaikum ji and Eid Mubarak. Welcome to another series of or another video in our series of lectures on the CSS exam. I'm sorry जी थोड़ा अर्सा हो गया आप सबसे गपशप लगाए हुए रमज़ान था. There were a few personal commitments, a few challenges sadly on the personal side, but in this video hopefully I will be touching upon things that many of you were very eager to talk about, and that is how to prepare Pakistan affairs, how to prepare current affairs, and most important, how to write the perfect answer in the exam to get the most marks. तो हम इस वीडियो को जी 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. पहला पार्ट हमारा पाकिस्तान अफेयर्स पे होगा, दूसरा पार्ट हमारा करंट अफेयर्स पे होगा, और तीसरा पार्ट हमारा होगा कि एग्ज़ाम को टैकल आपने कैसे करना है. Hopefully by the end of this video you'll have a good sense of how to prepare these subjects and how to write an answer that fetches you very good marks. And here what I'll say is कि अगर आप मेरी DMC भी देखें आप नोट करेंगे कि मेरे कंपल्सरी सब्जेक्ट्स में बाकी सब टॉपर से बहुत ज़्यादा मार्क्स हैं, अच्छे मार्क्स, रीजनेबल मार्क्स आए हैं सारे सब्जेक्ट्स में. और ऑप्शंस मेरे हिट हुए थे एज द फ्रेज गोज़, इंटरनेशनल लॉ, यूएस हिस्ट्री, एनवायरमेंटल साइंस, सब लो स्कोरिंग रहे थे. उसके बावजूद अल्लाह ने करम किया और एक अच्छी पोजीशन दी. और उसकी रीज़न यही थी कि मैंने एक टेक्निक यूज़ की थी एग्ज़ाम में आंसर अटैम्प्ट करने में, विच आई थिंक हेल्प मी और हेल्प माई आंसर स्टैंड आउट. तो वो मैं आज आपसे शेयर करूँगा और मैं चाहता हूँ आप वो टेक्निक को फॉलो करें, उस टेक्निक पे बिल्ड अप करें, और ताकि इंशाल्लाह आप लोगों के भी अच्छे मार्क्स आएँ. ओके, लेट्स जंप स्ट्रेट इनटू इट. पहली चीज़ पाकिस्तान अफेयर्स. अब पाकिस्तान अफेयर्स जो है ना जी, उसका सिलेबस आगे जाके हमने फर्दर 3 सेक्शंस में डिवाइड करना है. प्री पार्टीशन, पोस्ट पार्टीशन एंड कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ इन पाकिस्तान अफेयर्स. अब काफ़ी लोग कहते हैं जी हिस्टोरिकल कॉम्पोनेंट नहीं करना चाहिए, प्री पार्टीशन ना करें, पोस्ट पार्टीशन ना करें, सीधा कंटेम्प्रेरी करें. आपकी चॉइस है जी, लेकिन मेरा रिकमेंडेशन ये होती है कि CSS एग्ज़ाम एक अनप्रडिक्टेबल एग्ज़ाम होता है, तो वी शुड कवर एज मेनी बेसिस एज पॉसिबल. तो मैंने तो जी प्री पार्टीशन पोस्ट पार्टीशन की थी और मैं रिकमेंड करूँगा आपको कि आप भी करें. प्री पार्टीशन में जी आपने ये करना है कि जो बुक मैंने आप लोगों को रिकमेंड की थी ना प्रीवियस वीडियो, ट्रैक टू पाकिस्तान, आई थिंक वो सबसे अच्छी बुक है. और उसकी रीज़न ये है कि उसमें मटेरियल बहुत ज़्यादा है. देखें, जब आप पे 20 मार्क का सवाल आ जाएगा ना एग्ज़ाम में कि 3 जून प्लान पे लिखें, तो यू नीड मटेरियल फॉर दैट. चाहे आपका जितना भी एनालिसिस हो, आपको याद होना चाहिए 3 जून प्लान में मेजर पॉइंट्स क्या थे, किस डेट पे आया, मेजर प्लेयर्स क्या थे, और वो सब वो बुक आपको प्रोवाइड करती है. इनफैक्ट खाली ये सब प्रोवाइड करना नहीं करती, वो आपको कोटेशंस भी दे देती है, वो आपको एनालिसिस भी प्रोवाइड कर देती है, उस ज़माने के लीडर ने क्या कहा, किसी और ने क्या कहा, और वो आप एग्ज़ाम में लिख लें तो आपको उसके मार्क्स मिल जाते होते हैं. सो आई रिकमेंड ट्रैक टू पाकिस्तान एज द बुक फॉर दैट. अब जब आप प्री पार्टीशन कर रहे हो जी, तो व्हेन यू आर स्टडिंग अ पर्टिकुलर टॉपिक, आई थिंक द बुक स्टार्ट्स फ्रॉम द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस और द फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर. मुझे याद नहीं सही था, बट लेट्स से इट स्टार्ट्स फ्रॉम द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. ठीक है जी. अब जब आप उसको पढ़ रहे हो ना, तो आपने एनालाइज करना है कि व्हाट are the kinds of questions that the examiner can ask from me from this particular topic. Let's brainstorm now. आइए हम मिल के brainstorm करते हैं. अच्छा जी, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, कॉजेज़ हो सकती हैं वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की, इम्पैक्ट ऑन मुस्लिम्स हो सकता है, इम्पैक्ट ऑन द पाकिस्तान मूवमेंट हो सकता है, इम्पैक्ट ऑन ब्रिटिश मुस्लिम रिलेशंस हो सकता है. ये 4-5 एंगल्स हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं. आप पास पेपर्स खोलेंगे, आई एम श्योर आपको और भी मिल जाएंगे, बट यू गेट द जिस्ट ऑफ व्हाट आई एम सेइंग. तो ये 4-5 जो एंगल्स हमने आइडेंटिफाई किए हैं ना, अब जब हम उस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, वी हैव टू मेक श्योर दैट वी आर कवरिंग दोज पर्टिकुलर एंगल्स. लेट्स से जिस तरह कॉजेज़ ऑफ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जो भी कॉजेज़ हैं, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल. देखिए, अब यहाँ पे अक्सर मेरे से लोग बात करते हैं, वो कहते हैं जी हमें मटेरियल नहीं मिलता, हमें ब्रेनस्टॉर्म नहीं किया जाता. ब्रेनस्टॉर्म करने का जी एक सिंपल सा तरीका है, कोई फैंसी चीज़ मैं आपको नहीं बताऊँगा, वो टेक्निक बताऊँगा जो मैंने फॉलो की. बस ये डब्ल्यूज़ लगाएं, व्हाट, हाउ, व्हेन, व्हाई, वेयर. एक ये मेथड फॉलो करें, और दूसरा एक 360 डिग्री अप्रोच करें. अब जिस तरह आप वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस करते हैं, व्हाट वाज द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, व्हेन डिड इट अकर, व्हाई डिड इट अकर, हाउ डिड इट अकर, वेयर डिड इट अकर. अब खाली अब वेयर ही अगर ले लेंगे ना, उसका एनालिसिस कर लेंगे, तो आपके 3 पेज निकल आते हैं. वेयर कहाँ निकला, मुस्लिम डोमिनेटेड था कि नहीं, सिख डोमिनेटेड था, रानी ऑफ झांसी का क्या रोल था. देखिए, वेयर में खाली इतनी बातें निकल आई. हु में फिर आगे निकल आता है. व्हेन एक और चीज़ निकल आती है. व्हेन इट सेल्फ इज़ एन एंटायर सेक्शन, राइट, कि अभी 1857 में क्यों हुआ, 1877 में क्यों नहीं हुआ, 1905 में क्यों नहीं हुआ, 1840 में क्यों नहीं हुआ, 1750 में क्यों नहीं हुआ. समझ रहे हैं ना आप. तो ये देखें, जब आप ये डब्ल्यूज़ लगाएंगे और जब आप एक 360 डिग्री लेके अप्रोच करेंगे टॉपिक को, आपको खुद ब खुद मटेरियल मिल जाएगा. नाउ लेट्स सी व्हाट आई मीन बाय 360 डिग्री अप्रोच. फर्स्ट करें, हम आ रहे हैं कॉजेज़ ऑफ द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पे.
देखें 3-4 मेजर क्या हेडिंग्स होती हैं, इकोनॉमिक कॉजेज़, पॉलिटिकल कॉजेज़, सोशल कॉजेज़, कल्चरल कॉजेज़, रिलीजियस कॉजेज़। अब देखिए हमने जब 360 डिग्री सोची, हमने सोचा क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं जो एक पर्टिकुलर सिविलाइजेशन या सोसाइटी में हॉस्टिलिटी इंस्टिल करें। नेचुरली सबसे पहले इकोनॉमिक, सेकंड पॉलिटिकल, तीसरी सोशल, क्या फ़ीमेल राइट्स पे क्वेश्चन हो रही थी, क्या ट्रेडिशन क्वेश्चन हो रही थी, चौथी कल्चरल, क्या मुसलमानों का कल्चर किसी तरह अंडर अटैक था, एजुकेशन अंडर अटैक थी, पांचवा रिलीजन, क्या रिलीजन अंडर अटैक था, कोई इस्लाम पे इम्पैक्ट हो रहा था, मदरसा क्रिटिक हो रहे थे, क्या हो रहा था उस टाइम पे। देखिए जब हम इस तरह सोचते हैं ना तो हमें ऑटोमेटिकली मटेरियल मिलने लग जाता है। अब आप सोचें अगर आप खाली ये 5 कॉजेज़ ही दे देंगे, उसके ऊपर व्हाट, वाई, व्हेन, हाउ, वेयर, हुम, इम्पैक्ट, कंक्लूजन्स, वे फॉरवर्ड, जब आप सारी ये चीज़ें कवर कर लेंगे, आप कैसे 20 मार्क का आंसर नहीं लिख सकते। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, राइट? तो इस तरह हर टॉपिक को आपने एनालाइज करना है, देखना है कि मेरे से एग्जामिनर इस टॉपिक में से चाह क्या रहा है, और क्या क्या एंगल्स आ सकते हैं। आई एम सॉरी जी, मेरी ग्लासेस में थोड़ी ग्ली वो आ रही है, ग्लेयर आ रही है, बट यू जस्ट हैव टू बेयर विद दैट। तो ये इस तरह हमने ना अपने हर एग्ज़ाम को, टॉपिक को लेके अप्रोच करना है पाकिस्तान अफेयर्स में। तो जब आप अपने नोट्स बना रहे हो, लेट्स से आपने वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कर ली, अब आपने उसके नोट्स इन्हीं लाइंस के साथ बनाने, कॉजेज, वर द मेजर प्लेस, व्हाट वर द मेजर इंसिडेंट्स, व्हेन डिड इट टेक प्लेस, इम्पैक्ट ऑन मुस्लिम्स, जो जो आपको लगता है आपसे एंगल्स पूछे जा सकते हैं ना, वो 2 पेज के अंदर नोट्स में आपने कर लेना। और अब आप कहेंगे नोट्स में मैं 2 पेज में कैसे समराइज़ करूँ, सिंपल है जी, कॉजेज़ के नीचे एक एक लाइन में आप लिख दें इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल, एजुकेशनल, एक लाइन हो गई। इम्पैक्ट ऑन मुस्लिम ब्रिटिश रिलेशंस, एजुकेशन, फ्यूचर पॉलिटिक्स, द डेवलपमेंट ऑफ द सिमला कॉन्फ्रेंस, द डिक्लाइन इन मुस्लिम पावर, ये सारी चीज़ें हो गई। एक एक लाइन करें, 2 सफ़ों में आपके पूरे नोट्स बन जाएंगे। तो इस तरह जी आपने ना प्री पार्टीशन को लेके चलना है। और फिर देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, आई एम अ हिस्ट्री मेजर, आई डिड अ डबल मेजर इन इकोनॉमिक्स एंड हिस्ट्री फ्रॉम कॉर्नेल। तो हिस्ट्री को आपने ना एज अ प्रोसेस लेना होता है। हिस्ट्री में इंडिपेंडेंट इवेंट्स नहीं होते। अगर 1958 में पाकिस्तान में पहला कूदेता आया, उसकी रिवर्बरेशंस आज तक फील होती हैं। हम ये नहीं कह सकते कि 58 में वो हुआ, 99 में ये हुआ, 77 में ये हुआ। दे आर ऑल इंटरकनेक्टेड। तो जब आप तारीख़ पढ़ रहे हैं, जब आप पाकिस्तान अफेयर्स पढ़ रहे हैं, एंड दिस गोज़ फॉर एवरी हिस्ट्री सब्जेक्ट, बी एट यूएस हिस्ट्री, बी एट ब्रिटिश हिस्ट्री, बी एट यूरोपियन हिस्ट्री और बी एट इस्लामिक हिस्ट्री, आपने देखना है कि अच्छा जी अब वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस से नेक्स्ट कॉरोलरी क्या निकला 1877 में, या जब भी क्वीन ने अपनी प्रोक्लेमेशन दी, उसके बाद सिमला डेपुटेशन हुई, क्या कहते हैं उसे, मुस्लिम लीग डेवलप, ये सब कनेक्टेड है। तो जब आप अगले टॉपिक पे जाएं, आप पढ़ें कि इसका पिछले टॉपिक से क्या लिंक था, हाउ डिड द प्रीवियस टॉपिक लीड अस टू दिस पर्टिकुलर टॉपिक और दिस पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम इन हिस्ट्री। दिस इज़ हाउ यू कनेक्ट द डॉट्स, दिस इज़ हाउ यू बिल्ड एनालिसिस। जिस तरह फ़र्ज़ करें 1905 में ही एक तरफ सिमला कॉन्फ्रेंस क्यों हुई, सिमला डेपुटेशन क्यों हुई, एक तरफ आपकी मुस्लिम लीग क्यों बनी, मुस्लिम लीग ढाका में क्यों बनी, सिमला डेपुटेशन जो थी वो आपकी माइनॉरिटी प्रोविंसेस क्यों लेके गई। समझ आ रही है? ये आपने डॉट्स कनेक्ट करना शुरू करना, यू हैव टू स्टार्ट टू थिंक अलोंग दीज लाइंस, ताकि जब एग्ज़ाम हो यू कैन गिव दिस एनालिसिस। 1905, a seminal year in Muslim political conscience, the Simla deputation, the Muslim League, conflicts within Muslim community, ठीक है, क्वेश्चन मार्क, आगे फिर अपना एनालिसिस दें। समझ आ रही है ना आपको? अब देखिए ऑटोमेटिकली जब आप ये बातें करेंगे तो कितना अच्छा आपका एनालिसिस बिल्ड होना शुरू हो जाएगा, कितना एक मैं कहूँगा 360 अप्रोच आपकी बिल्ड होगी, एंड द एग्जामिनर विल बी फोर्स्ड टू गिव यू मार्क्स। ठीक है जी, तो प्री पार्टीशन इस तरह तैयार करें। इसी तरह पोस्ट पार्टीशन के लिए जी जो बुक मैं रेकमेंड करता हूँ ना, वो ये है इयन टैल्बो की पाकिस्तान न्यू हिस्ट्री। एक मॉडर्न हिस्ट्री भी है, लेकिन मुझे न्यू हिस्ट्री ज़्यादा पसंद आई थी। उसमें जी टू द पॉइंट लिखा हुआ है, पीरियड्स में डिवाइडेड है, 47, 58, 58 टू 69, 69 टू 71। वो एक बड़ा आपके लिए अच्छा सा एक लीनियर सा प्रोसेस और एक लीनियर सी अंडरस्टैंडिंग बना देती है पाकिस्तानी सॉरी जी पोस्ट पार्टीशन हिस्ट्री की। तो उसको देखें, उस बुक को, छोटा सा है, इतनी ज़्यादा आई थिंक 150-200 पेजेस की बुक है, वो आप पढ़ें ताकि आपको पोस्ट पार्टीशन हिस्ट्री की समझ आ जाए। लेकिन जब आप वो पढ़ रहे हो अगेन आपने देखना है कि सब चीज़ें कनेक्टेड कैसे हैं। हाउ डिड 58 लीड टू 69, हाउ डिड 69 लीड टू 71, हाउ डिड 71 लीड टू 77, हाउ डिड 77 लीड टू 88। ठीक है, जो जो मेजर पीरियड्स हैं, ईपॉक्स हैं इन पाकिस्तानी हिस्ट्री, दैट शुड
बी ऑन योर फिंगर टिप्स। आपको पता होना चाहिए कि अगर बेनज़ीर भुट्टो 88 में आई तो उससे पहले ज़ियाउल्लाह के इरा ने किस तरह पीपीपी को इम्पैक्ट किया और ये सारा कुछ किया। ठीक है, तो ये चीज़ें जब आप इनको पढ़ो इस तरह करें। अगेन व्हेन यू रीड दोज टॉपिक्स, थिंक ऑफ व्हाट द एग्जामिनर कैन आस्क यू। लेट्स से अयूब खान है, अयूब खान के पीरियड में आपके ख्याल से मेजर चीज़ें क्या हो सकती है? फॉरेन पॉलिसी हो सकती है, इंडिया के साथ वॉर थी, इकोनॉमिक पॉलिसी हो सकती है, डोमेस्टिक पॉलिसी हो सकती है, कॉन्स्टिट्यूशन हो सकती है, वन यूनिट हो सकता है। वन यूनिट आया तो 1955 में था, लेकिन हाउ डिड अयूब खान एक्सप्लॉइट दैट और हाउ डिड अयूब खान मेक यूज़ ऑफ दैट? तो ये चीज़ें आपने सोचना शुरू करनी। एंड व्हेन यू आर थिंकिंग ऑफ दैट, think of the modern day. How is the 18th Amendment a relic of the one unit policy? 18th Amendment मेरे ख्याल से is a response to the centralization that occurred in 1955 when the one unit policy was promulgated. अब आप देखें कनेक्शन बिल्ड हो गया ना 1955 से लेके 2010 जब हमने 18वीं तरमीम पास की। Now this is how you get good marks. This is how you build an analysis. अब ये नहीं कह सकते कि 18th Amendment बस हो गई, ज़रदारी आया, प्रेसिडेंट ज़रदारी आए, बस हो गई। आपने उससे पहले पूरे एनालाइज करने हैं 90s में सेंट्रलाइजेशन के क्या हालात थे, हाउ डज साउथ पंजाब फिट इनटू दिस, हाउ डज हज़ारा प्रोविंस फिट इनटू दिस, हाउ डज बलूचिस्तान फिट इनटू दिस। ठीक है, इस तरह आपका एनालिसिस बिल्ड होना चाहिए। और फिर जब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि डू यू थिंक इट इज़ जस्टिफाइड टू क्रिटिक और curtail द 18th अमेंडमेंट, आपकी एनालिसिस इस तरह होनी चाहिए। एक सिंपलिस्टिक एनालिसिस नहीं होना चाहिए कि नहीं जी स्टेट डिसीजन नहीं ले पाती, एक सेंट्रलाइज स्टेट होना चाहिए। हमें रियलाइज़ करना चाहिए पाकिस्तान की एथनिक, कम्यूनल, प्रोविंशियल रियलिटीज़ क्या है। वी आर a country of 207 million people. Are 4 provinces enough? Is one centralized state enough to deal with the plethora of problems that exist for 207 million people? और इसके आंसर्स आपको तारीख में मिलेंगे। बांग्लादेश ने क्यों रिवोल्ट किया 71 में, 1955 वन यूनिट पॉलिसी के बाद इतना टमल्टस हालात क्यों हो गए, उस टाइम पीरियड में इतने ज़्यादा प्राइम मिनिस्टर्स क्यों चेंज हुए। 1971 में जब भुट्टो साहब आए तो आते ही उन्हें केपी और बलूचिस्तान गवर्नमेंट को क्यों गिराया। ये सारे सवाल हैं जो 18वीं तरमीम से लिंक्ड हैं। तो जब आप ये चीज़ें पढ़ेंगे ना, हिस्ट्री पढ़ेंगे, तो आपको आजकल के आंसर्स मिलेंगे सारे। वाटर क्राइसिस, हाउ इज़ द वाटर क्राइसिस अ प्रोडक्ट ऑफ अ सेंट्रलाइज स्टेट। ठीक है जी, अब आप समझ रहे हैं ना मेरी बात। तो इस तरह कनेक्ट द डॉट्स, मेक श्योर यू लिंक व्हाट यू स्टडिंग टू द पास्ट, इन द पास्ट टू द प्रेजेंट। मसलन यूएस हिस्ट्री, चले यूएस हिस्ट्री अगर आप पढ़ते हैं, लेट्स से आप रेगन पढ़ रहे हैं, या लेट्स से आप जैक्सन पढ़ रहे हैं, या लेट्स से आप रूजवेल्ट पढ़ रहे हैं, आप देखिए हाउ आर दोज प्रेसिडेंट्स सिमिलर टू ट्रम्प टुडे। How was Obama similar to FDR? Let's say Franklin Delano Roosevelt. Let's say Roosevelt came up with the New Deal. Was the 2008 stimulus package that Obama gave to Wall Street similar to the New Deal? क्या similarities थी, क्या contrast थे? ये जब आप history पढ़ते हैं ना, आपको इसलिए मज़ा आता है। That's why I think history is one of the best subjects, because you understand the contemporary, you understand the present, और इसी तरह ही आपका analysis build होता है। जब आपने 1905 सिमला कॉन्फ्रेंस पढ़ी, डेम्यूटेशन पढ़ी, डेलीगेशन पढ़ी, आप रियलाइज़ करें कि अच्छा हाउ डिड दैट लीड टू द 1920s, हाउ डिड दैट लीड टू द पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स, हाउ डिड दैट लीड टू जिन्नाज़ 14 पॉइंट्स, हाउ डिड दैट लीड टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट एंड इवेंचुअली टू 1947। कनेक्ट द डॉट्स। साथ साथ अलॉन्ग विद कनेक्टिंग द डॉट्स, थिंक ऑफ द 360 डिग्री अप्रोच, थिंक ऑफ द व्हाट्स, द हाउस, द व्हाइज, द व्हेन्स, द वेयर्स। दैट्स हाउ यू अप्रोच दिस सब्जेक्ट्स। ठीक है, तो पाकिस्तान अफेयर्स की अभी तक हमने तैयारी क्या की, प्री पार्टीशन, पोस्ट पार्टीशन, फाइनली कंटेम्प्रेरी। कंटेम्प्रेरी जी सबसे सिंपल है, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं। आपने पता है क्या करना है, हमने पिछली बुक्स में वीडियोज़ में कहा था कि हम November 30 तक अपना कोर्स करेंगे, एंड सम ऑफ यू एक्चुअली पॉइंटेड आउट, आई सेड November 31st एंड सम ऑफ यू सेड देयर आर नो 31 डेज इन November, सो थैंक यू फॉर बीइंग वेरी चीकी एंड पॉइंटिंग दैट आउट। सो November 30 हमने कहा था कि इज़ द डेडलाइन, और चलें December 15 कर लेते। अब आपने ये करना है कि फ़र्ज़ के November 30 आपने सेस कर लिया ना कि आपका कोर्स ख़त्म हो जाएगा। November 14 को ना आपने 12 से 15 टॉपिक्स आइडेंटिफाई करने हैं कंटेम्प्रेरी पाकिस्तान अफेयर्स के। और लेट्स से कंटेम्प्रेरी क्या है, एजुकेशन क्राइसिस, कश्मीर क्राइसिस, वाटर क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस, 18th अमेंडमेंट, पिछले साल तक फाटा भी था, और आप देख लें आपके दिमाग में आप सोचेंगे काफ़ी कुछ आ जाएंगे, रिलेशंस विद यूएस, रिलेशंस विद इंडिया, रिलेशंस विद चाइना। इस तरह आप करेंगे ना तो 15 टॉपिक्स बनेंगे, उससे ज़्यादा नहीं बनते। अब November 15 से लेकर November 30 तक हमारे पास 15 दिन है। ऑल यू हैव टू डू इज़ डू 1 टॉपिक पर डे, दैट्स इट। लेट्स से आज November 15 है, डे 1 है, आप कहते हैं मैं कश्मीर क्राइसिस से शुरू करूँगा या करूँगी, उसमें फिर आपने ये करना शुरू करना है कि
नवंबर 15 को कश्मीर क्राइसिस को पढ़ना शुरू कर देना है, गूगल करें डिफरेंट आर्टिकल्स, पाकिस्तानी थिंक टैंक्स, ग्लोबल थिंक टैंक्स, इंडियन थिंक टैंक। उस दिन बहुत मेहनत करें इंटरनेट पे। अभी मेहनत की ज़रूरत नहीं है, अभी बस प्री पार्टीशन पोस्ट पार्टीशन एक बुक से नोट्स सिंपल, कोई मसला नहीं है बाकी सब्जेक्ट्स। लेकिन वो जो 15 दिन हो उसमें एक एक दिन एक सब्जेक्ट को दें, एक टॉपिक को दें, वो जो 15 हमने आइडेंटिफाई किए, और उन एक दिन में पूरी जान लगा दें गूगल पे। कश्मीर पे 4-5 आर्टिकल्स पढ़ लें और अगेन 360 एनालिसिस। What is the Kashmir crisis? The background to the Kashmir crisis, the major players of the Kashmir crisis, role of superpowers, role of Kashmiris, role of the populace, role of religion, role of culture, role of economics. सब कुछ आपके पास 2 पेजेस या 3 पेजेस के नोट्स में आ जाना चाहिए। इसके साथ साथ एक एक 2 कोट्स ऑन द कश्मीर क्राइसिस एंड कुछ स्टेटिस्टिक्स फिगर्स, जिस तरह कितनी वहाँ पे आर्मी है, कितनी डेथ्स हैं, क्या है लिटरेसी रेट है, क्या क्या है। दैट्स इट। एक दिन में बड़े आराम से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इस तरह डे 1 पे कश्मीर क्राइसिस, सेकंड डे पे वाटर क्राइसिस, थर्ड डे पे इकोनॉमिक क्राइसिस, फोर्थ डे पे पाकिस्तान इंडिया रिलेशंस, फिफ्थ डे पे पाकिस्तान चाइना रिलेशंस, सिक्स डे पे पाकिस्तान अफगानिस्तान रिलेशंस, एंड लो एंड बिहोल्ड इन 15 days द कंटेम्प्रेरी पार्ट ऑफ पाकिस्तान अफेयर्स इज डन। दैट इज़ ऑल। कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं लानी, कोई मुश्किलात नहीं लानी, बस ये करना है अच्छी सोर्सेज ढूंढ लें। काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशंस है, ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूशन है, हटसन है, पाकिस्तान में इप्री है, ISSI है, जिना इंस्टीट्यूट है, ये चीज़ें यूज़ करें, ये अच्छी सोर्सेज यूज़ करें। जो लोकली पब्लिश मैगजीन्स होती हैं जी, आई एम नॉट पर्टिकुलरली इन फेवर ऑफ दैम, बट इट्स योर कॉल, इफ़ यू फाइंड गुड मटेरियल दैम गो फॉर इट। मैंने नहीं यूज़ की थी वो, मैंने खुद नहीं वो यूज़ की थी, मैंने ज़्यादा जो आपको सोर्सेज बताए मैंने ये यूज़ की थी। दैट्स इट जी। देखिए इतनी सिंपल तैयारी पाकिस्तान अफेयर्स की। उन 15 दिन में आपके इतना ज़्यादा मटेरियल आ जाएगा कि आप कहोगे यार मैं इसको रिप्रोड्यूस कैसे करूँ। ठीक है जी। सो दिस इज़ हाउ यू विल प्रिपेयर पाकिस्तान अफेयर्स। अब सेकंड चीज़ है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स की जी तैयारी, अगेन पीपल टेंड टू मेक मेस आउट ऑफ इट। अगेन आप मेरी DMC देखेंगे, अल्लाह का शुक्र है बाकी टॉपर से अच्छे मार्क्स मेरे आ गए करंट अफेयर्स में। उसमें भी जी मैं आपको एक सिंपल चीज़ बताता हूँ। रोज़ का डॉन पढ़ें, हफ्ते में 1-2 दिन अल जज़ीरा गार्डियन पढ़ें, महीने में कुछ दिन फॉरेन अफेयर्स के जो पर्टिनेंट आर्टिकल्स हैं वो पढ़ें। अभी के लिए सिर्फ ये करें। मैंने तो जी यकीन करें एक दफ़ा भी डॉन का आर्टिकल निकाल के उसकी समरीज़ करके अंडरलाइनिंग करके साइड पे एक थद्दी नहीं बनाना शुरू की थी। वेस्टेज ऑफ टाइम है जी। पॉसिबल ही नहीं है कि आप आखिरी 10 दिन में जाके वो आर्टिकल स्किम थ्रू कर रहे हो। नॉट पॉसिबल एट ऑल। इन बखरे कामों में ना पढ़ें, कीप इट सिंपल। अभी बस ये चीज़ें फॉलो करें, इन चीज़ों पे फोकस करें कि आपको पता हो दुनिया में हो क्या रहे। डॉन, अल जज़ीरा / गार्डियन और फॉरेन अफेयर्स। और फॉरेन अफेयर्स और अल जज़ीरा भी रोज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। डॉन रोज़ पढ़ें, डॉन में भी सेलेक्टिवली चीज़ें पढ़ें। सही है जी। आप जैसा हमने पहले डिस्कस किया न्यूज़पेपर किस तरह पढ़ना है, पहली वीडियो में आपको मिल जाएगा। हर चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती। ओपिनियन पेज, फ्रंट पेज, बैक पेज, एंड आई वुड रिकमेंड द बिजनेस पेज एंड द इंटरनेशनल पेजेस एज वेल। ठीक है, उसमें भी कुछ सेलेक्टिव चीज़ है। अब केन्या में क्या हो रहा है, गयाना में क्या हो रहा है, गिनी में क्या हो रहा है, पापुआ न्यू गिनी में, वी डोंट नीड टू नो दैट। इंटरनेशनल में से शायद 3 आपको कॉलम्स पढ़ने पड़े। सही जी। तो इस तरह आपने ना यूँ फॉलो अप करते रहने करंट अफेयर्स पे। फिर जब नवंबर 15 आ जाएगा इंशाल्लाह और आपके पास दोबारा 15 दिन होंगे तैयारी कंप्लीट करने में, उन 15 दिन में आपने करंट अफेयर्स के 15 टॉपिक्स हाईलाइट करने हैं जो आपको लगता है एग्ज़ाम में आ सकते हैं। एंड व्हाट डू यू थिंक आर दोज टॉपिक्स? अभी हम अगर गेस करें तो कोविड, कोरोना, US चाइना ट्रेड वॉर, रोल ऑफ द IMF, ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस बिकॉज ऑफ कोरोना, और जो भी प्लेथरा ऑफ इश्यूज़ हैं। इसराइल पैलेस्टाइन हमेशा होता है, कश्मीर होता है। अगेन आप देखेंगे 12 से 15 मुश्किल से टॉपिक्स बनेंगे। उन 12 से 15 को फिर एक एक दिन दें और आप देखें काफ़ी ओवरलैपिंग भी टॉपिक्स होंगे पाकिस्तान अफेयर्स का। जैसा पाकिस्तान US रिलेशंस आप करंट अफेयर्स में भी कर सकते हैं और पाकिस्तान अफेयर्स में भी कर सकते हैं। तो एट द एंड ऑफ द डे आपको 10 से 11 टॉपिक्स करने पड़ेंगे और उनको एक एक दिन दें। ठीक है जी। एक दिन आप देंगे, वही आप काम करेंगे। डिफरेंट सोर्सेज पढ़ें, फॉरेन अफेयर्स के आर्टिकल्स पढ़ें, CFR पढ़ें, काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशंस पढ़ें, और इप्री, ISSI, जिना इंस्टीट्यूट पाकिस्तानी पढ़ें, हटसन इंस्टीट्यूट, ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूशन ये आप ऑनलाइन ढूंढें, इनकी थिंक टैंक्स हैं, इनके पेपर्स पढ़ें। करंट अफेयर्स की सिंपल ये तैयारी है। ठीक है जी। बाकी ये जो सब काम है, अंडरलाइन करो, इस आर्टिकल को देखो, उस आर्टिकल को देखो, उसको अंडरलाइन करो, उस आर्टिकल को इस थद्दी में रख दो, ये कर दो, मैंने तो नहीं किया था जी, और आप भी ना करें क्योंकि इन्हीं चीज़ों से आपका टाइम ज़ाया होता है। एंड दिस आई थिंक इज़ द नेगेटिव एडवाइस दैट पीपल गिव। कुछ ज़रूरत कॉम्प्लिकेशंस में नहीं पढ़ना हमने, सिंपल तैयारी है। जो मैं शुरू से कह रहा हूँ, टेक्निक इज़ द वे टू गो। स्मार्ट स्टडी, और स्मार्ट स्टडी क्या है जी, 15 दिन दे दें करंट अफेयर्स को। उस एक दिन में उस एक टॉपिक को निचोड़ लें, स्क्वीज़ आउट कर लें एवरीथिंग अबाउट दैट टॉपिक।
लेट्स से यूएस चाइना ट्रेड वॉर है, उसमें आपको पता होना चाहिए हु द मेजर प्लेयर्स आर, व्हाट द फिगर्स आर, व्हाट द स्टेटिस्टिक्स आर, व्हाट द थियोरेटिकल आइडियोलॉजिकल बैकग्राउंड्स ऑफ दैट पर्टिकुलर टॉपिक आर, लेकिन सिर्फ वो उस दिन की मेहनत है। अब भी सी आर्टिकल पढ़ना, लिखना, लुखना, इधर उधर चार्ट्स बनाना, ये करना वो करना, ज़रूरत ही नहीं। उस दिन जान मारें, याद करें, 2-3 पेजेस की नोट्स बना लें, एंड ऑफ स्टोरी, यूएस चाइना ट्रेड वॉर डन। सेकेंड डे आके कोई और कॉन्फ्लिक्ट कर लें, यूके लीविंग द ईयू, ग्लोबल रिसेशन बिकॉज ऑफ कोविड, एक दिन की मार है, 6 आर्टिकल्स की मार है, पढ़े, सब कुछ आपके सामने आ गया। दैट इज़ इट। आपने यूँ करंट अफेयर्स तैयार करना है, ठीक है जी। अब आप देख रहे हैं किस तरह तैयारी सिंपल हो रही है, हम कॉम्प्लिकेशंस में नहीं जा रहे, और यही मैं आपको रिकमेंड करूँगा जी। कीप इट सिंपल, रिमेंबर टेक्निक एंड स्ट्रैटेजी इज़ एवरीथिंग, एंड दिस ब्रिंग्स अस टू द फाइनल component of our video, and that is how to write the perfect answer. यहाँ पे जी अब देखिए मैं कोई 2-4 बड़ी बातें करूँगा। सबसे पहली बात तो आपको अपने आंसर की आउटलाइन बनाने की ज़रूरत नहीं होती इन दी एक्चुअल एग्ज़ाम। मैंने नहीं बनाई थी, कोई नुकसान नहीं पड़ा, लेकिन अगर आपने बनानी है तो उसमें कोई हर्ज नहीं होता, इट्स योर चॉइस। मैं ये करता था, मैं एक रफ़ पेज पे ना अपनी रफ़ आउटलाइन बना देता था फॉर माई ओन सेक। पहली बात तो ये होगी, मैं आपकी मोटे मोटे जो सवाल होते हैं ना उनका जवाब पहले दे दूँ, फिर हम डिटेल में जाएँ। दूसरा, एक अच्छी लेंथ क्या हो आंसर की, एक अच्छी लेंथ होनी चाहिए जी 6 से 7 साइड्स ऑफ अ पेपर, एंड व्हाट आई मीन बाय साइड इज़ दिस, 1, 2 साइड्स, 3 साइड्स, 4 साइड्स, इस तरह की 6 से 7 साइड्स, दैट्स इट। मैंने जी शायद 12 एग्ज़ाम्स थे ना जी, 1 या 2 में एक्स्ट्रा शीट्स ली होंगी, वो भी 1 या 2 एक्स्ट्रा पेपर्स लिए होंगे बस, बाकी 6 से 7 साइड्स आप लिखें, 6 भी मेरे ख्याल से इज़ मोर देन इनफ। और लेकिन अच्छा हो, उसमें डेप्थ हो, कंटेंट अच्छा हो, वो चीज़ें मैटर, एनालिसिस अच्छा हो, ये चीज़ों ने मेरे आंसर्स को स्टैंड आउट कराया था, ठीक है जी। अब हम चलते हैं, ये 2-3 मेजर बातें हो गई, अब हम चलते हैं आंसर अटैम्प्ट करने पे। सबसे पहली चीज़ आपने क्या करनी है, आपके सामने क्वेश्चन आ गया CSS का, लेट्स से इट्स द करंट अफेयर्स एग्जाम, द first and foremost thing what you need to do here is what I suggested for the CSS essay exam as well, and that is underlining the keywords. जो लोग ऑलरेडी अपीयर हो चुके हैं जी, और जो लोग अभी अपीयर होंगे इंशाल्लाह, आप लोग नोट करेंगे कि जो एग्ज़ाम होता है, जो क्वेश्चन होता है, उसमें कभी एक चीज़ नहीं पूछी जाती, हमेशा 2 या 3 चीज़ें पूछी जाती हैं। What are the causes behind the US-China trade war and how can that impact the global economy? अब देखिए इसमें 2 चीज़ें आ गई, causes and impact, कभी एक चीज़ नहीं आएगी। तो आपने सबसे पहले क्वेश्चन में अंडरलाइन कर लेना है कि मेरे से सवाल मांग क्या रहा है। जब आप वो अंडरलाइन कर लेंगे, आपको ऑटोमेटिकली स्ट्रीमलाइन होना शुरू हो जाएगा आंसर, ठीक है जी। और कोई चीज़ आपने मिस नहीं करनी, अगर आपसे 2 या 3 चीज़ें मांगी गई हैं ना, और अगर आपने एक चीज़ मिस कर दी, आपका आंसर मार्क्स लूज़ करेगा। और मैंने आप लोगों को पहले भी वीडियो में कहा था, नेवर गिव एन अपॉर्चुनिटी टू द एग्जामिनर टू कट योर मार्क्स, तो मेक श्योर यू हैव कवर्ड ऑल द बेसिस दैट द क्वेश्चन इज आस्किंग फॉर, ठीक है जी। अच्छा जी, अब हमने की पॉइंट्स भी अंडरलाइन कर लिए। अब हमारा आंसर स्ट्रक्चर्ड कैसे होगा? पहली बात जी, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन आपने ज़रूर देनी है, ये हर आंसर में आपने देनी है। हेड, और हाँ, आप हेडिंग्स दे सकते हैं, एस्से की बॉडी में आप हेडिंग्स नहीं दे सकते, बाकी हर एग्ज़ाम के हर आंसर में आप हेडिंग्स देंगे, सही जी। इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन पहली और आखिरी हेडिंग हो जाएगी, बीच में फिर आपकी डिफरेंट किस्म की हेडिंग्स हो जाएंगी, ठीक है जी। अब आपने इंट्रोडक्शन दे दी, इंट्रोडक्शन के बाद जी एक ब्रीफ बैकग्राउंड ज़रूर दें। देखिए, अब मैंने अगर आपसे US चाइना ट्रेड वॉर की बात करनी है, अगर मैं आपको एक ब्रीफ बैकग्राउंड ही नहीं दूंगा, मैं आपको बताऊंगा ही नहीं क्या है, तो हाउ विल वी गेट टू द एनालिसिस पार्ट? तो एक आधे सफ़े में, जस्ट हाफ अ पेज, एक अच्छा सा ब्रीफ बैकग्राउंड दे दे। वाई आर द US and China undertaking a global trade war at the moment? Is it because of Trump? Is it something more sinister, something more in depth? ये चीज़ें आपने ज़रूर करनी है, ठीक है। एक छोटा सा बैकग्राउंड, जब आपने बैकग्राउंड दे दिया ना जी, फिर गेट स्ट्रेट इनटू द जिस्ट ऑफ द टॉपिक। फिर वी आर नॉट गोइंग टू गो ऑन अ टेंजेंट, वी आर नॉट गोइंग टू गो हियर एंड देयर। तो क्या टॉपिक था हमारा? क्वेश्चन था व्हाट आर द कॉजेज ऑफ द ट्रेड वॉर। तो पहला इंट्रोडक्शन, सेकंड बैकग्राउंड, थर्ड क्या चीज़ होगी? डायरेक्ट जिस्ट, कॉजेज ऑफ द ट्रेड वॉर। कॉजेज़ में फिर यहाँ पे आपका आंसर का मीट आना शुरू होगा, ज़्यादा से ज़्यादा कॉजेज़ दें, फिर आगे आ जाएं, फिर अगली हेडिंग दें, इम्पैक्ट, जो सारी आपने ना इस तरह हर एक बेस कवर करनी है। आपके आंसर में हर एक चीज़ आनी चाहिए, और एक 360 डिग्री अप्रोच हो। जैसा लेट्स से अगर कॉजेज़ हैं, तो हमें इकोनॉमिक कॉजेज़ देखने चाहिए, हमें पॉलिटिकल कॉजेज़ देखने चाहिए, हमें हिस्टोरिकल कॉजेज़ देखने चाहिए, हमें जियो पोलिटिकल कॉजेज़ देखने चाहिए। समझ रहे हैं ना आप? अब आप खुद सोचें, जब आप ये सारी चीज़ें सोचना शुरू करेंगे, एग्जामिनर आपके मार्क्स काट सकता है। जब आपने कॉजेज़ 6-7 किस्म की कॉजेज़ दी आपने दे दी, वो कहेगा भाई इसने तो हर चीज़ कवर कर दी है, इसको मार्क्स दो। दैट्स हाउ यू गो अबाउट दिस, ठीक है। तो फिर कॉजेज़ के बाद आपका इम्पैक्ट आ जाएगा, इम्पैक्ट के बाद मेजर प्लेयर्स आ जाएगा, फिर वे फॉरवर्ड आ जाएगा। एक और चीज़,
कोशिश करें हर आंसर में वे फॉरवर्ड दें। जैसा यूएस चाइना ट्रेड वॉर है, वे फॉरवर्ड टू एमिलियरेट और मिटिगेट दिस ट्रेड वॉर। पाकिस्तान यूएस रिलेशंस हैं, वे फॉरवर्ड टू इम्प्रूव रिलेशंस। कश्मीर क्राइसिस, वे फॉरवर्ड टू रिजॉल्व द कश्मीर क्राइसिस। ये आपकी हेडिंग हमेशा कंक्लूजन से पहले आनी चाहिए, ठीक है जी। तो कुछ चीज़ें जो इसेंशियल आपके आंसर में हो रही हैं, इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, ब्रीफ बैकग्राउंड और वे फॉरवर्ड, ये 4 चीज़ें इसेंशियल हैं। इसके अलावा जो इनके दरमियान चीज़ें आएंगी वो आपके प्रॉम्प्ट पे डिपेंड करेंगी। एंड हेयर आई वांटेड टू अटेम्प्ट अ क्वेश्चन विद यू सो दैट यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन बाय ऑल ऑफ दिस। तो आपके जी 2020 के पाकिस्तान अफेयर्स में एक क्वेश्चन था विच आई रोट डाउन हेयर, दैट वाज चाइना पाकिस्तान रशिया कोऑपरेशन विल फाइंड सूटेबल सपोर्ट इन द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, एलैबोरेट। अच्छा जी, अब देखें, सबसे पहले तो मैं अंडरलाइन करूँगा और सबसे पहले जो मैं देखूंगा कि ये क्वेश्चन में से मांग क्या रहा है। सो देयर आर 2 थिंग्स है, चाइना रशिया कोऑपरेशन एंड सेकंड सपोर्ट इन एससीओ। ये 2 चीज़ें में से मांग रहा है, मुझे इन दोनों चीज़ों पे फोकस करना है। सही है जी। तो लेट्स सी हाउ आई वुड अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। सबसे पहले इंट्रोडक्शन होगी, आधे पेज की इंट्रोडक्शन हो गई। फिर व्हाट इज़ एससीओ, मैंने आपको कहा था ना एक बैकग्राउंड देना है। अब जब मैं आपको बताऊंगा ही नहीं एससीओ क्या है, हम आगे कैसे चलेंगे। व्हाट इज़ द एससीओ, 4 लाइनों में लिख दें, 3 लाइनों में। मेजर जो इसके कंपोनेंट्स हैं, मेजर मेंबर्स हैं, वो लिख दें, कब बनी, क्या पर्पज़ है, क्या मिशन स्टेटमेंट है, ख़त्म। तीसरी हेडिंग, वाई आर चाइना पाकिस्तान एंड रशिया कोऑपरेटिंग। अब देखें, ये जो है मैं जिस्ट में आ गया, बैकग्राउंड से सीधा जिस्ट में आ गया, क्योंकि पहली चीज़ क्वेश्चन में से क्या मांग रहे हैं, चाइना पाकिस्तान रशिया कोऑपरेशन। तो मैंने डायरेक्टली बता दिया वाई आर चाइना पाकिस्तान एंड रशिया कोऑपरेटिंग। अब यहाँ पे आपने ना वही 360 डिग्री एनालिसिस दे देना है। क्या रीज़न है, इंडिया, यूएस, कॉन्फ्लिक्ट इन अफ़गानिस्तान, कॉन्फ्लिक्ट इन पैसिफिक ओशन, सॉरी इंडियन ओशन, जो भी आपको एनालिसिस बिल्ड हो रहा है, इकोनॉमी, सी पैक, OBOR, देखें कितने पॉइंट्स निकल रहे हैं, कितने ज़्यादा पॉइंट्स निकल रहे हैं। हाँ, अब जो आप कहते हैं कि मैं कहाँ से चीज़ें सोचूं, इस तरह सोचें 360 डिग्री एनालिसिस में, और आप खुद देखेंगे कितने ज़्यादा पॉइंट्स निकल रहे हैं, ठीक है जी। तो ये तरीका है इसका। अब तीसरी हेडिंग होगी वाया चाइना पाकिस्तान रशिया कोऑपरेटिव। इसमें मैंने पहली चीज़ को एड्रेस कर दिया। अब दूसरी चीज़ क्या थी, सूटेबल सपोर्ट इन एससीओ। अब मैं सीधा उस पर आ गया, हाउ विल द एससीओ हेल्प और प्रमोट चाइना पाकिस्तान रशिया कोऑपरेशन। अब इसके नीचे देखें अगेन 360, यहाँ पे अब आपका पूरा ऐसे आंसर बनेगा। इकोनॉमिकली सपोर्ट मिलेगी, पॉलिटिकली सपोर्ट मिलेगी, सोशली, कल्चरली, एजुकेशन वाइज, मेडिकल वाइज, मिलिट्री वाइज, ठीक है ना। OBOR को सपोर्ट मिलेगी, CPEC को मिलेगी, पीस इन अफगानिस्तान, ठीक है ना, अ बुलवॉर्क अगेंस्ट अमेरिकन एंड US एग्रेशन। 8 पॉइंट्स ये बन गए, और इनको आप जब एक्सपैंड करेंगे आप कहेंगे भाई मैं इनको 6-7 सफ़ों में कैसे लिखूँ। अब आपको समझ आई, ये हो गया। लेकिन देखिए, अब क्योंकि हम एक 360 डिग्री अप्रोच ले रहे हैं ना, तो हमने बता दिया अच्छा यार कोऑपरेशन हो क्यों रही है, एससीओ कैसे हेल्प करेगा। हमने एक और चीज़ बतानी, व्हाट आर द चैलेंजेस टू दिस कोऑपरेशन। सही, हर्डल्स क्या हैं, और हर्डल्स क्या हैं, यूएस, इंडिया, वेस्टर्न इंटरेस्ट ऑफ ऑल दीज 3 नेशंस, हिस्टोरिकल बैगेज, हिस्टोरिकली पाकिस्तान रशिया का कॉन्फ्लिक्ट रहा है, चाइना रशिया का कॉन्फ्लिक्ट रहा है। देखिए 3-4 पॉइंट्स यहाँ भी आ गए। फाइनली वे फॉरवर्ड, पाकिस्तान को क्या करना है, चाइना को क्या करना है, रशिया को क्या करना है, और कंक्लूजन आपका आंसर बन गया। लेकिन देखिए यहाँ पे एक और सटल पॉइंट, अब हम क्योंकि पाकिस्तान अफेयर्स का एग्जाम अटैम्प्ट करें एंड वी आर पाकिस्तानीज़, तो जब हम वे फॉरवर्ड देना, हमने चाइना पे लेट्स से आधा पेज दिया, रशिया पे आधा पेज दिया, पाकिस्तान पे हमने ज़्यादा मटेरियल देना है, क्योंकि वी आर आर्ग्यूइंग फ्रॉम अ पाकिस्तानी परस्पेक्टिव। तो वे फॉरवर्ड में लेट्स से आप कह सकते हैं चाइना को ये करना है इन 5 लाइन्स, रशिया को ये करना है इन 6 लाइन्स, पाकिस्तान को ये करना है इन 15 लाइन्स, 10 लाइन्स। पाकिस्तान पे ज़्यादा एम्फेसिस डालें। जब आप ये करेंगे ना, अब आप मुझे बताएं, ये आपने आंसर लिख दिया, कोई चीज़ कंप्लीट मिसिंग रही, इंट्रोडक्शन, व्हाट इज़ एससीओ, वाई आर दीज स्टेट्स कोऑपरेटिंग, हाउ कैन एससीओ प्रमोट कोऑपरेशन, उसमें फिर इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल, एजुकेशनल, मिलिट्री, सब कुछ हमने बात कर दी। चैलेंजेस तक बता दिए, यूएस इंडिया का रोल बता दिया, उन चैलेंजेस को ओवरकम करने का तरीका बता दिया, और उन चैलेंजेस को ओवरकम करने के तरीके में पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव भी दे दिया। अब आप मुझे बताएं, हाउ विल यू नॉट गेट अ गुड आंसर, गुड स्कोर इन दिस आंसर। इसी तरह आपने करना है। और देखिए लेंथ भी इसी तरह डिवाइड करें, इंट्रोडक्शन आधे पेज की हो गई, व्हाट इज़ एससीओ आधे पेज का हो गया, वाई आर पाकिस्तान एंड चाइना रशिया कोऑपरेटिंग आधे पेज का हो गया, 1.5 पेज हो गया, सॉरी आधा पेज इंट्रोडक्शन हो गई, आधा पेज आपका व्हाट इज़ एससीओ हो गया, 1 पेज हो गया, 2 पेज दे दें या 1.5 पेज दे दें, वाई इज़ चाइना पाकिस्तान रशिया कोऑपरेटिंग 2.5 पेजेस हो गए, 3 पेजेस दे दें आप इसको क्या कहते हैं उसे, हाउ विल एससीओ है, 5.5 पेजेस हो गए, आधा पेज आप चैलेंजेस को दे दें, 1 पेज आप सोल्यूशंस को दे दें, क्वार्टर ऑफ अ पेज, हाफ अ पेज
वे उसको दे दें, कंक्लूजन को दे दें, 7 to 7.5 पेजेस में आपका आंसर बिल्ड हो गया। दैट इज़ इट। कोई मुश्किल हुई, कोई आपको कॉम्प्लिकेटेड बात बताई, और इसको तैयार करने के लिए एक दिन आपने एसईओ को देना है, नवंबर 15 से ऑनवर्ड्स आपके पास पूरे ये मटेरियल मिल जाएगा, आप सॉल्व कर लेंगे, मसला हल हो गया। दैट्स इट। कोई मुश्किल बात आपको फील हुई हो, ठीक है जी, यही है। आई थिंक जो आपको बाकी इंस्ट्रक्टर्स होते हैं बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट करके बताते हैं, मुश्किल करके बताते हैं, लेकिन दिस इज़ ऑल देयर इज़ टू CSS, ठीक है जी। तो दिस बेसिकली ब्रिंग्स मी टू द एंड ऑफ माई वीडियो। लेकिन कुछ एक तो और बातें थी जो मैं आपसे करना चाह रहा था, वो ये थी जी कि टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगेन, जिन लोगों ने ऑलरेडी अपेयर हो लिए और जो होंगे वो रियलाइज़ करेंगे कि हम पहले क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा टाइम दे देते हैं और बाकियों को कम दे देते हैं। आपने ये नहीं करना। आपने कोशिश ये करनी है कि पहला जो सवाल है आपका 40 मिनट्स के अंदर कंप्लीट हो जाए, बाकी दोनों सवालों को 35 मिनट्स में करें और आखिरी सवाल को 30 मिनट्स के अंदर कंप्लीट करें। सबको ऑन एवरेज सेम टाइम देने की कोशिश करें। अगर आपके सवालों की लेंथ में बहुत फ़र्क हो जाएगा ना, जैसे पहला आपका 9 पेजेस का और आखिरी आपका 4 पेजेस का है, एग्जामिनर मार्क्स काटेगा। वो एक ना जनरल एक यूनिफॉर्मिटी चाहते हैं, ठीक है जी। तो इसका तरीका पता है क्या होता था? लेट्स से मेरे 35-36 मिनट्स हो गए हैं ना और मैं कुछ लिख रहा हूँ, मैं टाइम देखता था, मैं कहता था अच्छा यार, आई हैव इट्स बिन 35 मिनट्स ऑन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ख़त्म करो। मैं जो बात कर रहा होता था जल्दी से रैपअप की, छोटी सी कंक्लूजन लिखी, अगले सवाल पर चल पड़ा, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी चीज़ ये है जी कि आपने प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी है। मैंने पहले भी बोला था, ये सब टेक्निक्स, क्या लिखना है, कब लिखना है, कितना लिखना है, कितना वक्त देना है, ये सब कुछ आपको उससे मिलेगा, क्या कहते हैं, प्रैक्टिस से मिलेगा। तो टेस्ट करें अपने आप को, टेस्ट सीरीज़ दें। और फाइनली जी, ये बात मुझे पता है आप सब बड़े क्वेश्चन करते हैं, फैक्ट्स कितने देने हैं, फिगर्स कितने देने हैं, मैप्स देने कि नहीं। देखें जी, ये चीज़ें देनी चाहिए। आपने रिमेंबर इट्स ए कम्पेटिटिव एग्ज़ाम, और क्या कहते हैं, उसमें हमने अपने आप को स्टैंड आउट कराना होता है। तो लेट्स से अगर आप इस IMF और US चाइना ट्रेड वॉर की बात कर रहे हैं, तो अगर आप 2-3 कोट्स दे देंगे, ट्रम्प की, किसी और की दे देंगे, या किसी IMF इकोनॉमिस्ट की दे देंगे, तो अच्छा लगेगा। इसी तरह अगर आप स्टेटिस्टिक्स बना देंगे नीचे बुलेट पॉइंट्स दे के कि ये परसेंटेज इकोनॉमिक डिक्लाइन हुआ है, चाइना के एक्सपोर्ट्स पे ये इम्पैक्ट हुआ है, US के एक्सपोर्ट्स पे ये इम्पैक्ट हुआ है, तो बहुत अच्छा लगेगा। मैंने भी ये काम किए थे। और मैप्स जी बड़े सिंपल हैं। देखिए 10 से 12 मैप्स आपको याद करने हैं। पाकिस्तान का मैप कर लें, साउथ एशिया का मैप कर लें, ग्लोब का मैप कर लें, US का मैप कर लें, यूरोप का मैप कर लें। 5-6 मैप्स ही हैं जो आपको करने हैं, वो हर जगह यूज़ हो जाएंगे। अफगानिस्तान का मैप कर लें, मिडल ईस्ट का मैप कर लें, 8-9 मैप्स बनते हैं। मैंने वो किए थे और वही मैंने एग्जाम में रिप्रोड्यूस कर दिए थे। तो येस, आई थिंक यू शुड मेक मैप्स, आई थिंक यू शुड गिव स्टेटिस्टिक्स एंड फिगर्स। बाकी फ्लो चार्ट चक्कर में मैं नहीं पढ़ा था, आई डोंट थिंक हाउ दैट पर्टिकुलरली हेल्प्स, लेकिन आप फैक्ट्स एंड फिगर्स ज़रूर दें, ठीक है जी। एंड फाइनली हेडिंग्स। मेरे ख्याल से जी द रीज़न वाई आई स्कोर्ड रियली वेल वाज बिकॉज मैंने बहुत ज़्यादा हेडिंग्स दी थी। हेडिंग्स किस तरह दें? कॉजेज़ ऑफ, हाँ चलिए इसी एग्जाम्पल को ले लेते हैं। हाउ विल द SCO हेल्प इन प्रमोटिंग कोऑपरेशन? पहली हेडिंग, उसके नीचे इकोनॉमिकली, सही है, उसके नीचे सब हेडिंग चाइनाज बूस्टिंग इकोनॉमी, अ सोर्स फॉर पाकिस्तानी एक्सपोर्ट्स, अ मार्केट फॉर रशियन ऑयल। देखें कितनी हेडिंग्स आ रही हैं। अब जो रीडर है वो बस इन हेडिंग्स को स्किम थ्रू करेगा, कहेगा इसने तो हर चीज़ टच अपॉन कर लिया, चलो आगे चलो। इसी तरह अगली हेडिंग पॉलिटिकल, सपोर्ट फॉर कश्मीर कॉज, सपोर्ट फॉर रशियन पावर, सपोर्ट फॉर चाइनाज ग्रेटर रोल, सपोर्ट फॉर पाकिस्तान इंटरेस्ट इन अफगानिस्तान, जो भी इस तरह की हेडिंग्स। तो हेडिंग्स बहुत ज़्यादा दें, फैक्ट्स फिगर्स बना दें। मैप अगर बनते हैं, मैं आपको ऑनेस्टली कह सकता हूँ, मैंने बहुत ज़्यादा मैप्स नहीं बनाए थे, शायद दोनों पाकिस्तान अफेयर्स और करंट अफेयर्स में मैंने 1 या 2 मैप्स बनाए थे टोटल सारे सवालों में, 8 सवाल जितने भी अटैम्प्ट करने होते हैं। तो इतना वो भी बहुत ज़रूरी नहीं होता, लेकिन मैंने फैक्ट्स फिगर्स दिए थे जी, कोट्स डाल दी थी मैंने, और मैंने वो किया था, हेडिंग्स बहुत ज़्यादा बनाई थी। तो दिस इज़ इट जी, दिस इज़ ऑल इन हाउ टू अटैम्प्ट एन आंसर, ठीक है। 360 डिग्री एनालिसिस रखें, सारी एक कंप्लीट अप्रोच रखें, प्रैक्टिस करें, टाइमिंग हर एंगल से सोचें, व्हाट्स लगाएं। और फाइनली एक बात जी, जिस तरह मैंने कहा, चीज़ों को लिंक करें, कनेक्ट द डॉट्स, हिस्ट्री को कंटेम्प्रेरी से और थियरी को प्रैक्टिस से। एक रीज़न मेरे एक और अच्छे मार्क्स इसलिए आए थे जी कि देखें जो थियरी होती है ना, उसको आपको प्रैक्टिस से भी लिंक करनी चाहिए। जिस तरह अब IR आप पढ़ रहे हैं, IR पेपर 2 जो है, इट्स नॉट ए करंट अफेयर्स एग्जाम, इट्स एन IR पेपर 2 एग्जाम। तो लेट्स से अगर वो आपसे कोई चीज़ बात कर रहा है या एग्जामिनर पूछ रहा है, तो उसमें कोशिश करें कोई IR की थियरी डाल दें जो आपने पेपर 1 में पढ़ी हो। इस तरह इकोनॉमिक्स जब पेपर 2 में मेरे से पाकिस्तानी इकॉनमी का पूछ रहे थे, तो मैंने कोई J कर्व का बता दिया, कोई और थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट डाल दिया। इसी तरह आप लेट्स से एंथ्रोपोलॉजी पढ़ रहे हैं, एंथ्रोपोलॉजी में मैं ये करता था कि अगर मैंने कोई थ्योरी पढ़ी, लेट्स से थ्योरी ऑन रिलीजन या थ्योरी ऑन कल्चर, मैं फ़ौरन सोचता था, अच्छा पाकिस्तान पे कैसे अप्लाई करते हैं? वो हाँ यार, हम भी तो ये करते हैं, जुमा प्रेयर्स ये सर्व करते हैं पर्पज़, ये ऐसे होता है, ऐसे होता है।
हमारी दुआ का ये मकसद होता है। तो ऑटोमेटिकली मैं कनेक्शंस बिल्ड करता था। फिर जब एग्ज़ाम में सवाल आए कि हाउ डज़ दिस पर्टिकुलर थ्योरी अप्लाई और व्हाट आर द बेसिस ऑफ दीज थ्योरीज, मैंने उसमें पाकिस्तान की एग्जांपल डाल दी। या कोई क्वेश्चन आया कि व्हाट डू यू सी अबाउट दिस पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव हैपनिंग इन पाकिस्तान, उसमें मैंने कोई थ्योरी डाल दी। तो इस तरह लेके चलें अपनी चीज़ों को, ठीक है। और इस तरह आपने अपने आंसर्स बिल्ड करने हैं। देयर इज़ नथिंग टू इट। पाकिस्तान अफेयर्स की तैयारी आपको बता दी, करंट अफेयर्स की बता दी, आपको आंसर अटैम्प्ट करने की बता दी, तरीका बता दिया, आपके साथ एक आंसर अटैम्प्ट भी कर लिया। अब आप इनको प्रैक्टिस करना शुरू करें। यू हैव ऑल द टूल्स रिक्वायर्ड टू डू वेल, एंड आई होप यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल। दिस जस्ट वन स्मॉल अनाउंसमेंट फॉर दोज हु आर नॉट ऑन आवर फेसबुक पेज। हम लोगों ने अभी एक एस्से असाइनमेंट चेकिंग कोर्स शुरू किया था। दैट प्रूव टू बी वेरी सक्सेसफुल। आई थिंक पीपल आर वेरी हैप्पी विद इट। और वो बड़ा एक यूनिकली डिज़ाइंड एस्से चेकिंग कोर्स था। उसमें खाली हम एस्सेज नहीं चेक करे थे, हम आपको इंडिविजुअल असाइनमेंट्स दे रहे थे और हम आपको रीडिंग्स भी दे रहे थे। फिर उस रीडिंग से आपने आंसर्स ग्लीन करने थे। तो एक काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव और यूनिकली टेलर्ड प्रोग्राम था जो मैंने खुद बनाया था आप लोगों के लिए। तो इंशाल्लाह उसकी हम एक और सीरीज़ करेंगे एंड यू विल फाइंड दैट इट्स वेरी गुड। आई एम श्योर यू वोंट फाइंड एनीथिंग सिमिलर टू दैट इन द मार्केट इन एवरी एस्पेक्ट इंशाल्लाह। तो अगर आप इफ़ यू डू चूज़ टू जॉइन दैट, आई विल बी हैप्पी। अभी हम कुछ हफ्तों बाद उसको इंशाल्लाह शुरू करेंगे और वो मैं खुद ही पर्सनली चेक करता हूँ आपकी असाइनमेंट्स एंड इट्स ऑल बिल्ट बाय माई सेल्फ। तो इंशाल्लाह इट विल बी गुड फॉर ऑल ऑफ यू। So that's pretty much it जी। वंडरफुल टॉकिंग टू ऑल ऑफ़ यू अगैन। ईद मुबारक वंस अगैन। आप लोग प्लीज़ अब कमेंट्स में लिखें कि मैं अगली वीडियो अब किस चीज़ पे बनाऊँ। काफ़ी हद तक मैंने काफ़ी चीज़ें कवर कर दी हैं, बट आई नीड यू टू mention stuff that you would want me to discuss. Till then, I wish all of you the best of health. Stay safe, take care of yourselves, and inshallah wishing all of you the best. Allah Hafiz.